तो अब हम लोग देखेंगे कि जो रदरफोर्ड था उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल, उसके रिजल्ट क्या आए और उसके बाद जो हम देखेंगे उसके डिफेक्ट्स कि जो उसने मॉडल पेश किया था इस अपने एक्सपेरिमेंट की बेस पर, तो उस पर कौन कौन से डिफेक्ट्स थे। सबसे पहले हम रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मेन डिस्कवरी हुई थी इस रिजल्ट में, इस एक्सपेरिमेंट में, वो थी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। उसने कहा था कि एटम के दरमियान में उसके सेंटर में कोई ऐसा हार्ड सी चीज़ है, एक हार्ड डेंस सी चीज़ है जो एटम के बाकी वॉल्यूम के मुकाबले में बहुत सी छोटी है। तो उसने इस चीज़ को नाम दिया था न्यूक्लियस का। तो इस वाले जो एक्सपेरिमेंट में किस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई थी। अब उसने इस अपने रिजल्ट्स पेश किए थे, वन बाय वन हम इन रिजल्ट्स को देखेंगे। जो इसने अपना एटम का मॉडल पेश किया था उस मॉडल को इसने प्लैनेटरी मॉडल कहा था। प्लैनेटरी मॉडल मतलब कि जैसे सितारे जो हैं वो इर्द गिर्द घूमते हैं सूरज के, तो उसने कहा था कि जो एटम है उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रदरफोर्ड प्रपोज्ड प्लैनेटरी मॉडल फॉर एटम एंड कंक्लूडिंग फॉलोइंग रिजल्ट। उसने अपना मॉडल पेश किया था जिसको उसने प्लैनेटरी मॉडल का नाम दिया था और उसके ये वाले रिजल्ट दिए थे। सबसे पहले, सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड देयरफॉर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एन एटम इज एम्प्टी। और वो कहता है कि ज़्यादातर हमने देखा था कि जो पार्टिकल्स थे वो सीधा सीधा गुजर गए थे, कुछ ही थे जो डिफ्लेक्ट हुए थे या रिपेल हुए थे। तो उसने कहा कि जो एटम का ज़्यादातर वॉल्यूम है वो क्या है, खाली है। तो जो खाली वॉल्यूम था उसमें से ज़्यादातर पार्टिकल्स आराम से गुजर गए थे। The deflection of few particles prove there is a center of positive charge in an atom which is called nucleus. अब क्योंकि कुछ पार्टिकल्स जो हुए थे वो डिफ्लेक्ट हो गए थे और कुछ रिपेल बैक हो गए थे, तो उसने कहा था कि एटम के दरमियान में उसके सेंटर में कोई एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया था। मतलब कि क्योंकि कुछ पार्टिकल्स उसे टकरा के वापस आ गए थे या ऐसे रिपेल हो गए थे, तो उसने उसको क्या कहा कि ये एक पॉजिटिव सेंटर है एटम के अंदर, तो उसको उसने किस चीज़ का नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। The complete rebounds of few particles show that the nucleus is very dense and hard. अब क्योंकि कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल ही रिपेल बैक हो गए थे, मतलब वापस उससे टकरा कर वापस आ गए थे, तो उसने कहा कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज़्यादा सख्त है और डेंस है। Since a few particles were deflected, it shows that the size of nucleus is very small as compared to total volume of atom. अब क्योंकि कुछ ही एलिमेंट्स जो मतलब कि कुछ ही जो पार्टिकल्स थे वो टकरा कर वापस आए थे, ज़्यादातर गुजर गए थे, तो उसने कहा कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो बाकी एटम की निस्बत क्या है, बहुत छोटा सा है। मतलब कि ये एक एटम है, उसके अंदर ये एक छोटा सा न्यूक्लियस है, बाकी जो एटम का साइज़ है वो खाली है, एम्प्टी है। इस छोटे से जो न्यूक्लियस से टकरा कर कुछ पार्टिकल्स वापस आ गए थे, कुछ ऐसे हो गए थे और कुछ ज़्यादा ही रिपेल बैक हो गए थे। लेकिन जो है इस न्यूक्लियस का साइज़ है वो क्या है, बाकी एटम की निस्बत बहुत छोटा है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और फिर उसने जो अगली डिस्कवरी की थी वो कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। As an atom as the whole is neutral, therefore number of electron in an atom is equal to number of proton. अब उसने कहा है कि एटम जो है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये हमें भी पता है कि जो एटम है उसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, लेकिन हमें ये भी पता है कि जो एटम है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव को एग्जिस्ट कैसे कर रहे हैं, उसने जो क्वेश्चन पहले किया था वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है वो बराबर है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के। अब जब पॉजिटिव और माइनस चार्ज सारे आपस में बराबर है तो दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इस वजह से जो एटम है वो क्या है, एक न्यूट्रल पार्टिकल है। As atom is whole neutral except electron, all other fundamental particles lie within nucleus are also known as nucleons. वो कहता है कि एटम के बाकी जो बुनियादी पार्टिकल्स हैं उन सब में जो सबसे बुनियादी चीज़ इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी भी जितनी बुनियादी चीज़ें हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उस सब को उन्होंने किस चीज़ का नाम दे दिया था, न्यूक्लियॉन्स का। किस चीज़ का, न्यूक्लियॉन्स का। तो अब उसमें मेन ये उसके सारे रिजल्ट्स थे। अब मेन रिजल्ट क्या था उसका कि एक उसने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किए थे। उसने कहा था कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है सेंटर में जो बहुत ही सख्त है, जिससे पार्टिकल जो है टकरा के वापस आ जाते हैं। उसके अलावा उसने कहा था कि ये एटम के वॉल्यूम की निस्बत बहुत बहुत छोटा है। और उसके बाद उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। और बाकी उसने कहा था नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बराबर हैं।
अब आगे डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल। जो जो रदरफोर्ड मॉडल था उसके अंदर डिफेक्ट्स क्या थे, उसमें गलतियाँ क्या थी। अब वन बाय वन देखेंगे। ऑल थ्रू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट प्रूव द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम वाज नॉट करेक्ट येट इट हैज़ फॉलोइंग फैक्ट। अब वो कहता है कि जो रदरफोर्ड ने मॉडल जो था प्लम पुडिंग वाले का, उसको कम्प्लीटली इनकरेक्ट कह दिया कि वो बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन जो मतलब कि जो उसका मॉडल था उसमें भी कुछ गलतियाँ थी, कुछ डिफेक्ट्स थे। अब हम वन बाय वन उन डिफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। According to classical theory of radiation, electron being the charged particle should release or emit energy continuously and they should ultimately fall into the nucleus. और कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चार्ज्ड पार्टिकल है, उनके ऊपर चार्ज है और वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, इसलिए उनको मुसलसल जो है एनर्जी को रिलीज़ करते रहना चाहिए। अब जब एनर्जी को मुसलसल रिलीज़ करते रहेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो अल्टीमेटली बिल्कुल ही न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे। तो इस चीज़ को उसने किस चीज़ का नाम दिया कि ये इसमें गलती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरते। अगर वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो बिल्कुल ही जो एटम है वो कोलैप्स कर जाएगा, तबाह हो जाएगा। इसलिए उसने कहा कि ये वाला जो चीज़ है वो बिल्कुल गलत है कि जो एटम्स हैं वो कंटिन्यूसली एनर्जी को रिलीज़ या इमिट करते हैं। If the electron emit energy continuously, they should form continuous spectrum, but in fact light spectrum observed। अब वो कहता है अगर हम लोग ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है, तो फिर उसको जो एक हमारे पास चीज़ होती है स्पेक्ट्रम, वो हम फिज़िक्स में आगे जाके आप लोग पढ़ेंगे कि एक कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम होता है और एक लाइन स्पेक्ट्रम होता है। अब वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो कंटिन्यूसली जो है एनर्जी को रिलीज़ करेंगे तो उन लोगों को कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के ज़रिए इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम देखा तो वो कौन सा था, लाइन स्पेक्ट्रम था। इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ नहीं कर रहे। तब ये रदरफोर्ड में ये डिफेक्ट आ रहा था। अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ नहीं कर रहे तो वो एनर्जी को कैसे रिलीज़ करते हैं, ये क्वेश्चन था जो इस मॉडल में आंसर नहीं किया गया था। All through scientists have objectives on the atomic model presented by Rutherford, yet it is cultivated through provoking idea among them। अब क्योंकि ये जो मॉडल था ये गलत साबित हो गया था, लेकिन इस मॉडल ने साइंटिस्ट को ऐसे ऐसे नए आइडिया दे दिए थे जिस पर वो नया काम करना शुरू हो गए थे। वो सोचना शुरू हो गए थे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे एनर्जी को रिलीज़ और ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ये वाले वो क्वेश्चन है जो इस मॉडल में आंसर नहीं दिए गए थे, बल्कि ये साइंटिस्ट ने खुद आगे जाकर तलाश करने थे। सबसे पहले हाउ कैन एन एटम कोलैप्स एंड व्हाई आर एटम स्टेबल। वो कहते हैं कि एक एटम जो है वो तबाह कैसे हो सकता है, और इसके अलावा अगर वो कहते हैं कि एटम जो है कंटिन्यूसली एनर्जी को रिलीज़ करे तो वो एटम स्टेबल कैसे होगा। व्हाई डज एन एटम गिव्स लाइन स्पेक्ट्रम। वो कहते हैं कि अगर हम कहते रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज़ कर रहा है तो वो लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बनाता है। साइंटिस्ट कंसीडर्ड देयर मस्ट बी अनदर मॉडल ऑफ एटम। अब इन दोनों क्वेश्चनों से उन्हें पता चला कि एटम का कोई और मॉडल है, इस मॉडल के अलावा ये मॉडल जो है वो रॉन्ग है। तो उन्होंने इस नए मॉडल पर काम करना शुरू कर दिया कि वो मॉडल कैसा हो सकता है। इट इंडिकेट दैट द रदरफोर्ड मॉडल वाज नॉट परफेक्ट। इस चीज़ से उनको लोगों को ये समझ आई कि जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, वो बिल्कुल भी मतलब कि सही नहीं है। उसमें कुछ बातें तो सही हैं लेकिन सारा वो ओवरऑल देखा जाए तो वो गलत है। तो ये वाला आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने रदरफोर्ड के पहले एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया, फिर रिजल्ट को और फिर डिफेक्ट्स को। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।